जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान के क्रम में हमने कल पंचायती राज पढ़ा था और पंचायती राज में भी ग्रामीण स्वशासन की बात कर ली थी। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हमने बात की। मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। उसके 29 विषय थे और उसके जितने भी आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, उन सब की सूची मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दी थी। अब दोस्तों देखिए, ग्रामीण जो स्वशासन था, मतलब गांवों में तो आपने लोकतांत्रिक विकेंद्रण कर दिया। अब आपको जरूरत किस बात की थी? क्या केवल गांवों में ही सरकार की आवश्यकता होती है, शहरों में नहीं होती? तो बिल्कुल होती है। और बल्कि देखा जाए तो हमारे देश में जो पहली बार सरकारें बनी, मतलब वैधानिक रूप से जो प्रथम सरकारें बनी थी, वो तो शहरों की ही बनी थी ना, ये थोड़ा ना गांव में बन गई थी। तो पहले जो वैधानिक सरकारें बनी वो कहां बनी? शहरों में ही बनी थी। और शहरों में भी कहां बनी थी? सबसे पहले नगर निकाय आपके मद्रास में स्थापित हुआ था 1688 में। वो सब बातें अभी हम इसके जो थोड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट्स की बात करेंगे तब हम देख लेंगे। उसके अलावा भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कहे जाते हैं, लॉर्ड रिपन 1882 में। देखिए, मैं चाहता तो कल भी आपसे इसकी बात कर सकता था कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लेकिन लॉर्ड रिपन ने किस स्वशासन को जन्म दिया था? नगरीय स्वशासन को। इसलिए मैं आज इसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है, तो आप बिल्कुल लॉर्ड रिपन कहेंगे, लेकिन लॉर्ड रिपन सिर्फ उस ऑप्शन तक ही होगा। अगर आप कहेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायतों का गठन, इन सब चीजों से संबंधित सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो मैंने आपको प्राचीन भारत में जब पढ़ाऊंगा चोल प्रशासन, तो वहां पे बताऊंगा आपको कि एक उत्तर मेरूर अभिलेख है चोरों का। उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक है। और ये अभिलेख किसने लिखवाया था? आपके परांतक प्रथम ने। जो परांतक चोल था, ये चोल शासन में क्या था कि स्थानीय स्वशासन होता था। क्या होता था? आपके स्थानीय शासन। तो अगर आपको कहे कि भारत का स्थानीय शासन से संबंधित पहला अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तो उत्तर मेरूर अभिलेख है। किसने लिखवाया? ये परांतक प्रथम ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन कहा जाता है? तो जन्मदाता तो कौन कहा जाएगा? आपके लॉर्ड रिपन। और कहे कि किस प्राचीन समय में भारत में स्थानीय स्वशासन हुआ करता था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य। और किसने स्थानीय शासन के लिए एक अभिलेख बनाया? तो अभिलेख बनाया आपके परांतक प्रथम ने। और चोल शासन की विशेषता थी कि वहां पर स्थानीय स्वशासन पाया जाता था। ये बातें तो हमने यहाँ पे कर ली। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम इन नगरीय निकायों की कि भाई जब पंचायतों में तो शासन की जरूरत थी, तो हमने पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कर दिया, और अब हमें नगरों में भी नगरीय निकायों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए अब हम क्या करें? तो उसके लिए हमने क्या काम किया? उसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन कर दिया नगरीय निकायों से संबंधित। तो देखिए, पहले तो हम इन नगरीय निकायों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इतिहास में नगरीय निकायों से संबंधित क्या क्या कार्य हुए। मुझे पता है कि बहुत से लोग इन बातों को आपको कभी नहीं बताएंगे कि ऐतिहासिक क्या क्रम रहा है नगरीय निकायों का, लेकिन हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में प्रश्न अब सीधे आने बंद हो गए हैं। प्रश्नों की थोड़ी सी क्या है, क्वालिटी और प्रश्न पूछने का तरीका दोनों ही क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा कुछ 2-4 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिकता पर बात कर लेते हैं। तो नगरीय निकायों की हम देखते हैं ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता मतलब इतिहास में कहां कहां पे नगरीय निकायों का उल्लेख है। तो सबसे पहला जो कार्य था वो क्या था? वो था 1688 में मद्रास में। कहां? मद्रास में क्या हुआ? भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया। मद्रास में भारत का
पहला नगर निगम। आप इसको नगर निगम कह दो, नगर निकाय कह दो, मतलब पहला कहां पे स्थापित किया गया था? आपके मद्रास में। फिर 1726 में, देखिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन में आ जाए कि भारत में पहला नगर निकाय कब और कहां स्थापित हुआ, तो अगर ऑप्शन में ये है 1688 मद्रास, तो आपको आंसर यही करना होगा। ठीक है, फिर 1726 में कहां आया? आपके दो और जो प्रेसिडेंसी प्रांत थे, बंबई और कलकत्ता में। सबसे पहले तो कहां स्थापित हुआ? 1688 में मद्रास में, और उसके बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वहां भी क्या था आपके? वही नगर निगम। पहले इसको नगर निगम ही बोला गया। ठीक है, अब 1870 में, 1870 में किसने? आपके लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प पारित किया। किसका संकल्प पारित किया? वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प। विकेंद्रीकरण का संकल्प पारित किया। और लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प पारित किया और कहा कि वित्त संबंधी जो शक्तियां होंगी वो केवल वायसराय के पास ही नहीं होंगी, और नगर का जो निकाय होगा, जो नगर का शासन करेगा, उसके पास भी वित्तीय शक्तियां होंगी। तो उन्होंने क्या दिया? वित्तीय विकेंद्रीकरण की संकल्पना दी। फिर उसके बाद 1882 में, कब? 1882 में लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन, अब रिपन को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता। लॉर्ड रिपन ने भारतीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को क्या किया? जन्म दिया। मतलब जन्म देने का मतलब है कि इसने स्थानीय स्वशासन को कानूनी क्या पहनाया? अमली जामा पहनाया। 1882 में कानून के द्वारा इसने स्थानीय शासन क्या बना दिया? कानूनी बना दिया। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन के लिए जो लॉर्ड रिपन ने कानून बनाया था, इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा हो गया स्थानीय शासन का अधिकार पत्र। फिर ठीक है, अब 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया? भारतीय स्थानीय शासन का जनक, इसको मैग्ना कार्टा, जो संकल्प लिया था ना लॉर्ड रिपन का, जो संकल्प या कानून था ना, उसको कहा गया संकल्प या कानून। सॉरी, ये लिखने में हुआ। संकल्प या कानून को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया दोस्तों? मैग्ना कार्टा। और इसको लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। फिर इसके बाद आपके आया 1919। क्या आया? 1882 के बाद सीधा 1919। 1919 में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन आया। क्या आया? प्रांतों में द्वैध शासन। और प्रांतों में जो द्वैध शासन आया, उसमें क्या था? स्थानीय स्वशासन एक आंतरिक विषय। ठीक है, तो इसमें स्थानीय स्वशासन एक आंतरिक विषय था। एक आंतरिक विषय था। किसमें था? यह था आपके 1919 के एक्ट में। और फिर 1935 का जो एक्ट आया, 1935 के अधिनियम में, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत
स्थानीय स्वशासन को क्या किया? स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया। प्रांतीय विषय घोषित किया। दोस्तों ये इसका क्या हुआ? पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गया एक तरीके से कि इसका इतिहास नगरीय निकायों का। 1688 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया। 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर निगम। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प पारित किया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय स्थानीय स्वशासन का, इनको जनक कहा गया, जो संकल्प लिया या कानून बनाया उसको क्या कहता है? भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, जब मैंने आपको एक्ट पढ़ाए थे तब बहुत अच्छे समझाई थी ये बात। उसमें क्या था? स्थानीय स्वशासन को एक आंतरिक विषय बनाया गया। और 1935 के दिन में प्रांतीय स्वायत्ता जब दी गई, केंद्र में द्वैध शासन की संकल्पना लाई थी जो कि लागू नहीं हो पाया था। उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को क्या घोषित किया गया? प्रांतीय विषय घोषित किया गया। आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे दोस्तों हम, देखिए इसकी ऐतिहासिकता की बात हो गई। अब भारत में ये आज के समय में लागू है। जो नगरीय निकाय है वर्तमान में क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो अब ये संवैधानिक निकाय है तो इनको संविधान में दर्जा कैसे, कब और कहां दिया गया? तो अब इनके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको किस प्रकार से संविधान में क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। इनका संविधान का जो दर्जा है वो हम देख लेते हैं। तो इनको संविधान में दर्जा किससे मिला? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए ये दो बिल एक साथ ही प्रस्तुत किए गए थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के लिए। तो ये दोनों बिल प्रस्तुत किए गए थे और साथ में एक साथ ये दोनों क्या बने? कानून बने। इसीलिए 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है वो किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से। इसमें क्या हुआ? इसमें एक नया भाग जोड़ा, भाग 9 के, या ए आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नगर पालिकाएं नाम दिया गया। देखो इसको नाम क्या दिया? नगर पालिकाएं। क्या नाम दिया दोस्तों? नगर पालिकाएं नाम। ये जो भाग 9 के है इसको क्या नाम दे दिया? नगर पालिकाएं नाम दे दिया। और क्या जोड़ी इससे? अनुसूची। और अनुसूची का नंबर क्या था? 12। ये तो अनुसूची जोड़ दी, ठीक है। इसमें कुल 18 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए? 18 विषय, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपके इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की। इससे भाग 9 के जोड़ा गया, इसको नगर पालिकाएं नाम दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी और इसमें 18 विषय इस 12वीं अनुसूची में निर्धारित कर दिए। जैसे 11वीं अनुसूची में कितने थे? 11वीं में थे 29 विषय, कल पढ़ाया था ना, वही यहां पर है। अब इसके बाद किस किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 ओ तक वो था, ओ तक पंचायती राज था, ओ के बाद ओपी 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। ये बात हो गई इसके आर्टिकल्स की। अब बात कर रहे हैं हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भाग 9 के जोड़ा गया, नगर पालिकाएं नाम दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी, 18 विषय और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है। अब देख लेते हैं कि इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य क्या था? नगरीय जो शहरी शासन था उसको पुनर्जीवित करना। तो नगरीय या शहरी शासन को पुनर्जीवित करना, नगरीय या शहरी शासन को पुनर्जीवित करना।
क्योंकि नगरीय शासन के लिए तो गांधी जी ने भी कोई स्पेशल बात नहीं कही थी, ठीक है। तो इसका काम क्या था कि नगरीय शहरी शासन को पुनर्जीवित करना, जिससे क्या हो कि वो एक स्थानीय स्वशासन की प्रभावशाली इकाई बन सके, जिससे ये स्थानीय स्वशासन की प्रभावशाली इकाई बन सके। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कि भाई किस लिए नगरीय निकायों की जरूरत हमें पड़ी, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा ये नहीं होता है कि क्वेश्चन हमेशा सीधा ही आएगा, कभी कभी कॉन्सेप्ट में से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या कह रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि 9 के भाग जोड़ा, नगर पालिका इसको नाम दिया, 12वीं अनुसूची जोड़ी, 18 विषय जोड़ दिए, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है। इसका जो उद्देश्य था होता है नगरीय शहरी शासन को पुनर्जीवित करना, जिससे वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावशाली इकाई बन सके। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की। वह इसकी क्या क्या तो विशेषताएं थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की, और इसकी विशेषताओं के बाद हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है कि इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं में हम पहली विशेषता क्या है कि इसमें 3 प्रकार की क्या है नगर पालिकाएं हैं। क्या है इसकी विशेषता? 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। तो अब नगर पालिकाएं 3 प्रकार की कौन कौन सी हो गई? तो पहली है आपकी वो ही जैसे ग्राम पंचायत थी, वैसे यहां पे क्या बना दी इन्होंने? नगर पंचायत। क्या बना दी? नगर पंचायत। लेकिन देखिए इस अधिनियम में इसका नाम नगर पंचायत जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल जो चाहेगा वो नाम इसके लिए निर्धारित कर सकता है। नगर पंचायत ऑप्शन में क्या दे रखा है? किसी भी नाम से, किसी भी नाम से क्या है? नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्र के लिए। अब आप कहेंगे कि ये परिवर्तित क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? तो परिवर्तित क्षेत्र देखिए नगर पालिका कौन बनता है? जो पहले ग्राम पंचायत थी, अब उसी को आगे जब कुछ शहरी गतिविधियों से वो जुड़ जाता है तो उसको क्या करते हैं? नगर पंचायत या नगर पालिका बना देते हैं ग्राम पंचायत को। उसके बाद नंबर 2 पे है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, ठीक है। और ये किसके लिए? छोटे शहरी क्षेत्र के लिए। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए आपकी नगर पालिका परिषद। और नंबर 3 पे क्या है? बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम। नगर पालिका निगम। किसके लिए? बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। अब देखिए आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत किसी भी नाम से जो परिवर्तित क्षेत्र होगा उसके लिए नगर पंचायत, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। नगर पालिका परिषद जो छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होगी, नगर पालिका निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। आपने राजस्थान में देखा होगा कि जो नगर पंचायत है इसको नगर पालिका बोलते हैं, नगर पालिका परिषद को नगर परिषद बोलते हैं, और नगर पालिका निगम को नगर निगम बोला जाता है। ये हमारे राजस्थान का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अन्य स्टेट्स में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये बात हो गई आपके इसकी विशेषताओं की। अब क्या है, इसके भी देखिए कुछ अपवाद हैं। क्या है? अपवाद। भाई किस किस को राज्यपाल क्या करेगा, किस किस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित नहीं करेगा? तो ऐसा क्षेत्र
जिसमें बेसिक फैसिलिटीज यानी मूलभूत सुविधाएं। दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ इतना कि नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होता है, कोई नहीं बताएगा इनका नाम क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए ये भी बता दिया, ये अपवाद तो बहुत रेयर चांस में आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्षेत्र जिसमें मूलभूत सुविधाएं किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा मुहैया या उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, राज्यपाल ऐसे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है, उसमें नगर पालिका का गठन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? नगर पालिका का गठन नहीं होगा, नगर पालिका का गठन नहीं। देखिए कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पे आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे बिजली हुई, पानी हुई, ये कौन अवेलेबल करवा रहा है? ये कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान, मान लीजिए आपके शहर में, आपके राज्य में कोई बड़ा औद्योगिक घराना है और उसने अपनी कोई औद्योगिक इकाई लगा रखी है और उसी इकाई के आसपास के क्षेत्र में पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये राज्यपाल का एक विशेष अधिकार है कि वो संबंधित क्षेत्र को औद्योगिक विनिर्दिष्ट क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकता है, घोषित कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का गठन नहीं होगा। यह किसमें लिखा हुआ है? आपके 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये तो हो गई थी आपके सामने सारी सुविधाएं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि इस अधिनियम में किस प्रकार से गठन हो रहा है नगर पंचायतों का, नगर पालिकाएं जिन्हें हम कह रहे हैं, क्या इसमें इनके कार्य होंगे, शक्तियां होंगी। मतलब अब इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं किस किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या शक्तियां, क्या क्या कार्य नगर पालिकाओं के पास उपलब्ध हैं, कौन से वो विषय होंगे जिन पर नगर पालिकाएं अपना कानून लागू कर पाएंगी। ठीक है दोस्तों, और किस किस मामले में राज्य विधानमंडल इन पर कानून बना देगी। तो ये सब कार्य हम अब पढ़ लेते हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए आर्टिकल जो 243 था उसमें इसकी क्या है, परिभाषाएं हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी संरचना। क्या पढ़ेंगे? इसकी संरचना। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना क्या है। तो संरचना वही आपके पहले तो किसमें है, ये आर्टिकल 243 आर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों संरचना जो है ना इसकी, अब इसकी संरचना क्या कहती है कि सभी सदस्य कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। ठीक है, दूसरा होगा कि राज्य विधानमंडल अध्यक्षों के लिए क्या करेगा, कानून बना पाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए क्या होगा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल क्या करेगा, कानून बनाएगा कि भाई किस तरीके से उनका चुनाव होगा। ये राज्य विधानमंडल पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, ये तो अनिवार्य है।
ठीक है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस तरह से चुने जाएंगे, इसके लिए राज्य विधानमंडल क्या करेगा, कानून बनाएगा कि राज्य विधानमंडल बताएगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे या सदस्य मिलकर ही है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इनको चुनेंगे। ठीक है। अब नगर पालिकाओं में कुछ प्रतिनिधि होते हैं दोस्तों, नगर पालिका में प्रतिनिधि, ये केवल नगर पालिकाओं के लिए ही प्रावधान है, ग्राम पंचायतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो अब नगर पालिकाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, तो पहला तो वो जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव हो, वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव हो, के प्रशासन का विशेष अनुभव हो, और सामान्यतः व्यक्ति कौन होता है, ये होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है। दूसरा है निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या विधानसभा के सदस्य, लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य, लोकसभा व राज्य विधानसभा, क्योंकि दोनों ही क्या है, इसके पदेन सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य। मान लीजिए आपकी नगर पालिका जिस भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी तो वहां का एमएलए क्या होगा, इसका एक पदेन सदस्य होगा। साथ में ये जिस भी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी तो वहां का एमपी भी क्या होगा, इसका एक पदेन सदस्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य हैं जो क्या है इसके क्षेत्र में, तो नगर पालिका क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता जो राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य हों, और नेक्स्ट क्या है, समितियों के अध्यक्ष, समितियों के अध्यक्ष, और अध्यक्ष भी कौन से, जो वार्ड समितियां आएंगी, इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनके अतिरिक्त, वार्ड समितियों के अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों, मतलब वे एक ऐसे सभी सदस्य तो क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के लिए राज्य विधानमंडल कानून बना देगा कि वो किस तरह से चुने जाएंगे। नगर पालिका के प्रतिनिधि वे व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव हो, और नगर पालिका का एक सीईओ होना जरूरी ही होता है, हमेशा एक नगर पालिका में सीईओ का पद होता है। निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा व राज्यसभा राज्य विधानसभा के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा के वे सदस्य जो कि जिनके क्षेत्र में आपकी नगरपालिका का क्षेत्र आ रहा है, और नगरपालिका क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता, मान लीजिए अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है जो उस नगरपालिका क्षेत्र में क्या है पंजीकृत मतदाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इसका सदस्य बन जाएगा। कैसा, पदेन सदस्य। और राज्य विधानसभा क्षेत्र में भी वो क्या होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए राज्य विधान परिषद में। और समितियों के अध्यक्ष कौन है, ये सारे समितियों के अध्यक्ष भी क्या होंगे, इसके पदेन सदस्य होंगे, किसके अतिरिक्त, वार्ड समितियों के अतिरिक्त। तो ये हो गया आपके नगर पालिका के इसके प्रतिनिधि, इसकी संरचना हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे
संरचना के बाद जो नेक्स्ट है वो है वार्ड समितियां। अब वार्ड समितियों में क्या होगा, कैसे होगा, किस किस का प्रतिनिधित्व होगा, किस किस का नहीं होगा, वो सब भी हम देख लेते हैं ना। अब बात आपके वार्ड समितियों की हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ा और डिफिकल्ट कार्य नहीं है नगरीय स्वशासन को पढ़ना, आसान काम है। वार्ड समितियां, अब जो वार्ड समितियां हैं ये आपके 243 में उल्लेखित हैं। 243 में ये क्या कह रहा है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं, कौन सी नगर पालिकाएं? 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली, अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं, जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं। कौन सी नगर पालिकाएं? आपके 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं का क्षेत्र, मतलब ये जो नगर पालिकाएं हैं इनका कोई क्षेत्र, नगर पालिकाओं के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर, एक या अधिक वार्डों को मिलाकर क्या बनती हैं? वार्ड समितियां। मिलाकर क्या बन गई? आपके वार्ड समितियां बन गई। इसके बाद अन्य समितियां, अन्य समितियां। अब अन्य समितियां क्या कह रही है कि राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंध बनाकर ही इनका गठन किया जाएगा। राज्य विधान मंडल द्वारा उपबंध बनाकर, मतलब इसके मामले में नियम कौन बनाएगा? आपका राज्य विधान मंडल। और ये समितियां कौन सी होंगी? ये वही समितियां होंगी जिनके अभी अध्यक्षों की बात हम कर रहे थे कि वो क्या होंगे? इसके पदेन सदस्य होंगे। किसके? नगर पालिकाओं के। इसमें भी वही है आपके पदों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण या पदों का आरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 243G में ये क्या कह रहा है कि SC ST के लिए तो जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। महिलाओं को 1/3, महिलाओं को 1/3 आरक्षण, प्रतिशत आरक्षण। इसको आप कितना बोलते हो? आपके 33% आरक्षण। साथ में अन्य वर्गों के लिए, अन्य वर्गों के लिए, मतलब अन्य वर्गों को जो आरक्षण है, अन्य वर्गों को आरक्षण राज्य विधानमंडल पर निर्भर, राज्य विधानमंडल पर। मतलब राज्य विधानमंडल चाहेगा तो आपके ओबीसी वगैरह को क्या दे देगा? आरक्षण दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि इसका कार्यकाल कितना होगा नगरीय निकायों का। तो देखिए इनमें कार्यकाल वही होगा, इनका सबका सिस्टम जो ग्राम पंचायतों में था। अब आपको यहाँ पे इनको स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है, केवल अनुच्छेद के रूप में इनको याद करना है किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, और उसकी PDF आपको इसमें लिंक में मिल जाएगी। मैंने सारी चीजें अवेलेबल करवा दी है। अब है बात कार्यकाल। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? वही होता है आपके 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और कार्यकाल का उल्लेख कहां दिया है? आपके 243U में, 243U यह आपका आर्टिकल है। इसमें क्या कहा कि 5 वर्ष क्या होगा? नगर पालिकाओं का कार्यकाल होगा। समय पूर्व विघटन पर, समय पूर्व विघटन होने पर
क्या होने पर? समय पूर्व विघटन होने पर नई नगर पालिका किसके लिए होगी? आपके सिर्फ शेष अवधि के लिए। शेष अवधि के लिए, ठीक है। समय पूर्व विघटन होने पर नई नगर पालिका शेष अवधि के लिए ही होगी, जैसे ग्राम पंचायत हुआ करती थी। अब इसमें है योग्यता, तो योग्यता कितनी है आपकी? वही 21 वर्ष आयु, यही योग्यता है बस इसकी, 21 वर्ष आयु। और ये 243 यू है, तो ये किस में आ गया? आपके 243 वी में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी योग्यता। अब बात करेंगे हम राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, वैसे मैंने आपको ग्राम पंचायत वाले में अच्छे से बता दिया है ये, यहाँ पे भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होगा? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ठीक है। इसकी नियुक्ति वही राज्यपाल करेगा। एक अध्यक्ष अनिवार्य और सदस्य किसकी उस पे हो जाएंगे निर्भर? राज्यपाल के स्वयं विवेक पर निर्भर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई तकलीफ है राज्य निर्वाचन आयोग, तो आप हमारे ग्राम पंचायत का वीडियो देख लेना, यही होगा। ये क्या काम करेगा? इनके ग्राम पंचायत जो पंचायती राज ग्रामीण जो स्वशासन है उसका, और ये नगरीय निकाय इनके क्या करेगा? चुनाव करवाएगा, इनकी मतदाता सूची तैयार करेगा। ये सब राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो आप पिछला वीडियो देख लेना ग्राम पंचायत वाला, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब है इनकी शक्तियां और कार्य। शक्तियां और कार्य, तो इनके जो शक्तियां और कार्य हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये करते हैं राज्य विधानमंडल के अनुसार। कह रखा है इनको कि आपको कितनी शक्तियां होंगी, क्या क्या आप कार्य करोगे, ये सब कौन बताएगा आपको? राज्य विधानमंडल ही बताएगा। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पहले ही लिख दिया था, ठीक है। अब इनका जो वित्त आयोग वित्त का जो कार्य है वो कौन बनाएगा? राज्य विधायिका। वित्त कौन बनाएगा इनके लिए? राज्य विधायिका। की इनको पैसा किस प्रकार से दिया जाएगा, राज्य की विधायिका तय करेगी। अब इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। नगर पालिका से वसूली, किस प्रकार से इनका वित्त का प्रबंधन होगा? नगर पालिका से वसूली हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त करों का निर्धारण, उपयुक्त कर निर्धारण, क्योंकि कर की शक्ति नगर पालिकाओं को दी जाती है। चूंगी, इसके अलावा यात्री भार, यात्री कर और शुल्क लेने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपके किसकी? आपके राज्य विधायिका के अनुसार इनके वित्त का क्या है? निर्धारण कर दिया जाएगा। अब आएगा आपके वित्त आयोग आएगा, तो वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग का गठन वही राज्यपाल करेगा। ये किसमें है? आपके 243 वाई में। जो नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग होगा, इसका गठन वही राज्यपाल करेगा। ये संस्तुति देगा कि किस प्रकार से राज्य जो कर संग्रहण कर रहा है वो कर संग्रहण कितना पंचायतों के पास जाना चाहिए और कितना नगरीय निकायों के पास जाना चाहिए। सिफारिश किसको करेगा? राज्यपाल को। आगे देखते हैं हम वित्त आयोग के बाद की वही चीजें हैं इसमें भी। देखिए जो पंचायती राज में जो उपबंध थे, सेम उपबंध है इसमें, बस नगरीय निकायों के संबंध में हो गए, वो पंचायतों के संबंध में थे। जो उपबंध थे वो पंचायतों के संबंध में थे, और ये उपबंध किसके संबंध में? आपके नगरीय निकायों के संदर्भ में है। अब बात करेंगे कि ये किस किस क्षेत्र पर लागू होगा, किस किस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। अब ये उपबंध संघीय क्षेत्रों पर लागू होंगे। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना,
और मैंने पिछले वाले में बताया था कि संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा। इसके लिए नियम कौन बनाएगा? संसद द्वारा कानून बनाकर, कि ये ही मतलब आपका जो नगरीय निकाय वाला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो ये अभी क्या है, केवल राज्यों में लागू होता है। संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा, उसके लिए कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगी। केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों पर क्या है, ये लागू होगा। केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों पर लागू, तो अब ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब कौन कैसे लागू होगा? ये राष्ट्रपति के निर्देश पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर, कि राष्ट्रपति निर्देश करेगा तभी क्या होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों पर लागू होगा। ये बात आपके कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 243(z)(b) में। मतलब आर्टिकल 243 के बाद, सॉरी 243 जब जेड हो गया तो जेड के बाद ए बी ऐसे भी इसमें आगे जोड़ते गए। अब है इसमें छूट प्राप्त क्षेत्र, किस किस क्षेत्र को छूट मिलेगी? छूट प्राप्त क्षेत्र, ये किसमें आपके आर्टिकल 243(z)(c) में छूट प्राप्त क्षेत्र। अब छूट प्राप्त क्षेत्र कौन से होंगे? वही आपके SC/ST क्षेत्र हो जाएगा। एक तो SC/ST क्षेत्र, ठीक है, प्लस दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल है, मैंने बताया था आपको दार्जिलिंग जिला, क्योंकि वहां पे क्या है, दार्जिलिंग हिल परिषद है ना, दार्जिलिंग जिला कहां पे है? ये पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिला। ठीक है, और इसके अलावा क्या है आपके, इसकी क्या है, कुछ योजना समितियां बनेंगी, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति। अब जिला योजना समिति जो है उसका प्रावधान कहाँ है आपके 243(z)(d) में। ठीक है, और जिला योजना समिति कहाँ बनेगी? जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। भाई जिला योजना समिति है तो जिला स्तर पर बनेगी। फिर है एक महानगरीय योजना समिति, महानगरीय योजना समिति, योजना समिति। अब दोस्तों जो महानगरीय योजना समिति है ये कहाँ पे ये किस आर्टिकल में दे रखी है आपके 243(z)(e) में, और ये किस पर बनेगी? ये बनेगी प्रत्येक महानगर पर, राज्यों में जो भी महानगर होंगे प्रत्येक महानगर क्षेत्र पर। ये कौन सी होगी? महानगरीय योजना समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्तमान विधियां, वही वाला सिस्टम है आपके पंचायती राज वाला, कि उसमें जो भी कानून, ये वर्तमान जो कानून बना है इसको 1 साल के भीतर लागू करना था, वही नगरीय निकायों में इसको लागू करना था। ठीक है, उसके अलावा पंचायतें 1 साल तक आप रख सकते थे, जैसे पहले जिस ढर्रे पे चलती आ रही थी उन्हीं को बाद में आप संवैधानिक रूप दे सकते थे। इसमें भी ये कहा कि अब तक जो नगर पालिकाएं चलती आ रही हैं वो चलाओ, अगर चाहो तो उनको संवैधानिक रूप दे दो, या फिर नई 1 साल के भीतर नई संवैधानिक रूप से गठित नगर पालिकाएं बना दो। तो वर्तमान विधियां एवं नगर पालिका की निरंतरता, ये किस में दे रखा है आपके 243(z)(f) में। ठीक है, और एक है वही आपके निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। देखिए सेम प्रबंध है दोनों में, ऐसा कुछ नहीं है अलग प्रबंध है। न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये किस में दे रखा है आपके 243(z)(g) में। ये तो हो गया आपको इसका पूरा प्रावधान कि इसके निर्वाचन में भी न्यायालय क्या नहीं करेगा, रोक नहीं लगा सकता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि भारत में शहरी शासन का प्रकार क्या है।
ये तो आपके इस पूरे अधिनियम की बात हो गई। अब आखिरी बात हम देख लेते हैं भारत में शहरी शासन का जो प्रकार है, किस प्रकार से शहरी शासन भारत में हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद भारत में शहरी शासन के प्रकार, 3 प्रकार का है ना आपके, वही नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। भारत में शहरी शासन के प्रकार, ये तो संवैधानिक रूप से तो 3, और भारत में कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। भारत में शहरी शासन के प्रकार, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कितने प्रकार का है, तो प्रकार कितने हैं, 8 प्रकार। कितने हैं, 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका नगर निगम, नगर निगम, ठीक है। एक आपका नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम। इसके अलावा है आपका अनुसूचित क्षेत्र समिति, अनुसूचित क्षेत्र समिति, ठीक है। नेक्स्ट आपका छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड। इसके अलावा आपका बंदरगाह या पत्तन न्यास, बंदरगाह या पत्तन न्यास, ठीक है। इसके अलावा आपका एक नगरीय क्षेत्रीय समिति, नगरीय क्षेत्र समिति। इसके अलावा एक आपका टाउनशिप, और लास्ट आपका विशेष उद्देश्य समिति। ये क्या है, ये आपके भारत में 8 प्रकार का शहरी शासन पाया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आज हमने बात कर ली नगरीय निकायों की, नगर पालिका का जो स्वशासन पाया जाएगा उसकी बात कर ली। जो हमारे स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने नगरों में स्वशासन बनाया था, उसकी हमने बात कर ली, उसको संवैधानिक स्वरूप दे दिया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो दोस्तों कोशिश की है एक अच्छा आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाने की, जिससे नगरीय निकायों की जानकारी भी आपको मिल सके, क्योंकि सामान्यतः हमें जो जानकारी दी जाती है केवल ग्राम पंचायतों की ही दी जाती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, और हमारे चैनल CMI को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन का बटन आप दबा ही लेंगे, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पर जो हमने देखिए अभी नई प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू की है, इसके अलावा हम मनोविज्ञान में भी कुछ नया करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए कुछ नया सोचा है, इन सब चीजों को आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम, और आपकी तैयारी को एक बेहतर रूप देंगे हम। दोस्तों घर पे रहना, सुरक्षित रहना, पढ़ाई करते रहना बस, ठीक है। कोरोना से बचे रहना। जय हिंद।